गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मिशन लाइफ की। मिशन लाइफ क्या चीज है, उससे पहले हम ये जाने कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि आरपीएससी ने अभी सिलेबस चेंज किया, और सिलेबस चेंज किया उसमें एनवायरमेंट वाला सिलेबस चेंज, और एनवायरमेंट के सिलेबस चेंज में जो आईआर वाला सेक्शन है मुख्य परीक्षा में पेपर नंबर 3, उसके अंदर लास्ट में जो पहले एनवायरमेंटल इश्यू था वहां पर भारत, उसके अंतर्राष्ट्रीय मामले, जलवायु परिवर्तन और हरित कूटनीति में भारत की लीडरशिप, उसमें 3 नाम दिए। सीओपी शिखर सम्मेलन, तो ये तो बहुत सारे होते हैं, यूएनएफसीसीसी के, यूएनसीसीडी के, सीबीडी के, साइट्स के, माइग्रेटरी स्पीसीज के, बहुत सारे। उसमें आईएसए कल हमने पूरा किया इसको। तीसरा नाम लिखा हुआ है मिशन लाइफ, आज हम इसको पूरा कर लेते हैं ताकि जो सिलेबस में बदलाव हुआ है उससे आपके नोट्स अप टू डेट हो जाए। जिन बच्चों ने पहले एनवायरमेंट के पूरे कर लिए हैं टॉपिक, वो अपने सिलेबस में इसको साथ में ऐड ऑन कर लें। कौन सी जगह पर ऐड ऑन करेंगे? क्लाइमेट चेंज वाला जो टॉपिक है उसमें जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रयास किए हैं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, यूएनएफसीसीसी समझौता और यूएनएफसीसीसी समझौते की सीओपी, और सीओपी के बाद मिशन लाइफ, है ना, वहीं पर इसको ऐड ऑन अपने को करना है। तो ये मिशन लाइफ क्यों है, इसमें हम क्या समझे? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मिशन लाइफ क्या है, ये अवधारणा किसने प्रतिपादित की, इसके पीछे के उद्देश्य क्या है, इसके कंपोनेंट घटक क्या है, ये कैसे प्रभाव डालेगा एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उनसे ये कैसे अलाइंड है, और इसको सारे जो इसके 360 डायमेंशन में जितने भी बातें बन सकती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हम इसको कवर करने वाले हैं। तो मिशन लाइफ की हम शुरुआत अगर करें तो इसका पूरा नाम होता है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसमें LFE ये कैपिटल लेटर और आई को स्मॉल लेटर में लिखा गया है, ऐसे ही लिखा जाता है इसको, मिशन लाइफ। तो इसका पूरा नाम होता है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, या किसी भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की पर्यावरण हितैषी जीवन शैली। मतलब अपने जीवन को वो इस हिसाब से जिए कि उसकी वजह से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव ना पड़े, जैसे कि उसकी वजह से ज्यादा प्रदूषण ना फैले, उसकी वजह से ज्यादा प्लास्टिक जो है वो अपने पर्यावरण में इकट्ठा ना हो, जल का संरक्षण करे, बिजली बचाए, उपभोग जो है अनावश्यक रूप से ना करे, उसकी वजह से CO2 वायुमंडल में ज्यादा शामिल ना हो। ये सारी चीजें पर्यावरण हितैषी जीवन शैली का भाग है। तो हम देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया था सीओपी नंबर, अच्छा इसके पहले इसकी वो फिलोसॉफी जो अपन ने बात की कि पर्यावरण की जो लगातार क्षरण हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, उसमें एक व्यक्ति और समाज ये सब मिलकर के पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने में अपना योगदान दे, उस दृष्टिकोण से मिशन लाइफ शुरू किया गया। कहां पर इसकी अवधारणा प्रतिपादित की गई? हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया था 2021 में ग्लासगो के अंदर एक सम्मेलन हुआ था यूएनएफसीसीसी का, जिसका नाम था सीओपी 26। सीओपी 26 में भारत के प्रधानमंत्री जी ने लाइफ, मिशन लाइफ नाम दिया था, जिसका उद्देश्य व्यक्ति और समुदाय अपने जीवन शैली में इस प्रकार के बदलाव लाए कि वो पर्यावरण के ऊपर उनकी वजह से बुरा प्रभाव कम से कम पड़े। इसकी शुरुआत यहां पर तो घोषणा हो गई कि हम मिशन लाइफ पे काम करेंगे। फिर उसके बाद अगले साल 2022 में 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के अंदर केवड़िया है, और वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी स्टेच्यू लगाई गई। क्या नाम रहता है उसका? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। वहां पर एक कार्यक्रम हुआ और वहां से हमने इसकी विधिवत शुरुआत की कि हम भारत के लोग मिशन लाइफ को अपने जीवन में उतारेंगे, अपनाएंगे, मतलब पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाएंगे। तो यहां पर घोषणा हुई 2021 में, और 2022 से इसकी शुरुआत हुई। भारत पहला देश है जिसने अपनी एनडीसी में, एनडीसी का पूरा नाम बताओ आप? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन या आईएनडीसी, पेरिस समझौते का प्रावधान नंबर 1, जिसका उद्देश्य क्या है? सभी देश ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का निर्धारण स्वयं करेंगे ग्लोबल टारगेट को ध्यान में रख के, और वो टारगेट उसको फॉलो करना उन देशों के लिए क्या होगा? कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा। तो भारत दुनिया के सभी देशों में पहला देश बन गया जिसने सरकार की तरफ से ग्रीन हाउस गैसें कम करने की बात कही, उसमें सामान्य लोगों और समुदाय को भी शामिल कर लिया, मतलब मिशन लाइफ को भी शामिल कर लिया। सरकार की मदद कौन करेंगे? लोग।
कि लोग भी अपनी जीवन शैली में इस प्रकार का परिवर्तन लाएंगे जिससे कि CO2 और ग्रीन हाउस गैसें कम से कम उत्सर्जित हो। आ गई बात समझ? अब इसको लागू करने का, इसके प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने का काम अपने देश में है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसकी सहायता कौन करेगा? नीति आयोग। तो नीति आयोग, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये दोनों मिलकर अपने देश में मिशन लाइफ को चलाने वाले हैं। टाइमिंग क्या रहेगी इसकी? 2022 से 2028। अब थोड़ा सा और इसको अनलॉक करें। बेसिक बात समझ में आई कि इसका इंट्रोडक्शन कहां से हुआ और इसका उद्देश्य क्या है। अब उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव में देखें तो लाइफ के विजन को मापने योग्य प्रभाव में बदलना, मतलब ये सिर्फ बातें नहीं होंगी लोगों के द्वारा, जो दिखे क्वांटिफाइड चेंज, पर्यावरण में लोग अपनी जीवन शैली में रियल बदलाव लेकर आए जिससे कि CO2 का उत्सर्जन कम हो। यह इसका रियल उद्देश्य है, मतलब मापने योग्य प्रभाव पड़े पर्यावरण के ऊपर। CO2 कम हुई है और उससे ग्लोबल वार्मिंग कम हुई है, किसकी वजह से? लोगों की जीवन शैली में बदलाव की वजह से। तो ऐसा इसका काम करना है। दूसरा इसका 2022 से 2027, सॉरी मैंने 2028 बोल दिया था, 2022 से 2027 के बीच में भारत के अंदर 1 अरब लोगों को, हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 144 करोड़, यानी कि 1 अरब 44 करोड़। तो उनमें से 1 अरब लोगों को इन 5 सालों में लाइफ वाला जो विजन है, जीवन शैली में बदलाव है, उसमें प्लस बाहर वाले दूसरे जुड़ते हैं तो वो भी अच्छी बात है, हमसे प्रेरित होते हैं तो उनको भी जोड़ना है ताकि वायुमंडल में CO2 और ग्रीन हाउस गैसों का लेवल कम आए। साथ में लोग और समुदायों को ऐसी लाइफस्टाइल जो है वो अपनाने के लिए मोटिवेट करना ताकि वो पर्यावरण के साथ में सिंक्रोनस, मतलब सामंजस्य उनके बीच में स्थापित हो जाए, ताकि वो लोग भी अपने जीवन को क्वालिटी वाला बना पाए एवं साथ में पर्यावरण का भी नुकसान ना हो। जैसे एक व्यक्ति ये आदत डाल ले, जब भी वो कमरे से बाहर जाएगा लाइट बंद करके जाएगा। एक व्यक्ति ये आदत डाल ले कि वो कभी भी ऐसी चीजों का खरीदारी नहीं करेगा जो उसके जीवन में कतई आवश्यक नहीं है। मतलब बहुत सारी कंज्यूमरिज्म के चलते हमें पसंद आती रहती है और कई बार यही लगता है कि घूम रहे हैं वो चीज खरीद ली। ये चीज ज्यादा होती है नेटवर्थ इनकम जिनकी बहुत ज्यादा हाई होती है, वो ऐसे ही बस शौक शौक में गए, खरीद ली, कभी जीवन में उस चीज को काम में ही नहीं लिया। अब कोई भी चीज जो खरीदी है इसका मतलब वो चीज बनी भी है, वो बनी है तो इसका मतलब फैक्ट्री, इंडस्ट्री, बिजली सब चला है, पृथ्वी का कच्चा माल भी गया है, तो वो सारी चीजों में CO2 का उत्सर्जन भी हुआ है, प्लस वो चीज किसी के काम भी नहीं आ रही है। तो अपनी जीवन शैली में कागज को कम उपयोग में लेना, या फिर कपड़े नियंत्रण में, या फिर गाड़ियां, बहुत सारी चीजें जो एक उपभोक्ता वस्तुएं होती है उनका उपयोग इस हिसाब से समझदारी पूर्वक करना ताकि पर्यावरण पर अनावश्यक दबाव ना पड़े। साथ में प्लास्टिक का उपभोग कम से कम करना, साथ में पोल्यूशन कम से कम फैलाना, या फिर कूड़ा कचरा है उसको नियंत्रित रखना, सही जगह पर डिस्पोजल उसका करना, लीटर ना फैलाना। ऐसे लोगों को कहा जाएगा जिन्होंने मिशन लाइफ को अपना लिया है प्रो प्लेनेट पीपल। प्रो का मतलब के तरफ ज्यादा एक्टिव, हाइपर एक्टिव, प्लेनेट मतलब पृथ्वी, पीपल मतलब लोग, तो प्रो प्लेनेट पीपल कहलाएंगे ऐसे लोग, PPP या P3 है ना, जिन्होंने मिशन लाइफ को अपना लिया। उसके बाद भारत 2028 तक कम से कम अपने देश के 80% गांवों की जो पंचायत समितियां हैं और प्लस शहरों की जो लोकल बॉडीज, नगर निगम वगैरह या जो है, उनको मिशन लाइफ के साथ में अलाइन करना, मतलब शहरों में जगह जगह ग्रीन बेल्ट बनाना, जो कूड़े कचरे की समस्या है उनको सल्टाना, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग कराना, ई वेस्ट कूड़ा कचरा पैदा हो रहा उसका सही निपटान करना, वो सारी चीजें 2028 तक 80% भारत की जो ग्राम पंचायत है और जो बड़े शहरों की लोकल बॉडीज होती है उनको मिशन लाइफ के साथ में जोड़ना। ये इसके 4 ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में इन ऑब्जेक्टिव में क्यों जरूरी है ये मिशन लाइफ, इससे क्या हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है कि लगातार पर्यावरण का क्षरण हो रहा है जिससे वर्तमान पीढ़ी के जीवन में जो मुश्किलें हैं उससे कहीं ज्यादा मुश्किलें आने वाली 10 पीढ़ी बाद, 20 पीढ़ी बाद, 100 पीढ़ी बाद उनके जीवन में और ज्यादा गंभीर संकट आने वाले हैं। साथ में क्लाइमेट चेंज के चलते दुनिया भर की इकोसिस्टम में बदलाव और जिससे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही है और लोगों का जीवन कष्टकारी होता चला जा रहा है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साफ पानी पीने को उपलब्ध नहीं है, लोगों के जो है वो गर्मियां इतनी बढ़ रही है, हीट वेव की वजह से लोगों की मौत हो जा रही है, या फिर
क्लाइमेट चेंज के कारण मौसम में इतना अनप्रिडिक्टेबल बदलाव हो रहा है कि बादल फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फसलें नष्ट हो रही है, पूरे के पूरे गांव बह जाते हैं। उत्तराखंड में धराली आप देखो, या हिमाचल प्रदेश में देखो, केरल में वायनाड देखो, हर जगह पर कहीं न कहीं कोई न कोई डिजास्टर हो रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, सूखी हवाएं बढ़ रही है, वनों में आग लग जा रही है, एंडीज पर्वतमाला अभी जल रहा है पूरा, अमेजोन में लग जा रही है। अमेरिका की आप देखो कि सैन फ्रांसिस्को के पास कितनी भयंकर त्रासदी हुई थी आग लग जाने से। ये सारी चीजें, लगभग 3 अरब लोग, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान जब बढ़ जाएगा तो सूखी की वजह से पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होगा, सिंचाई वगैरह की तो बात ही छोड़ दो। और अगर सभी ने अपने जीवन शैली में बदलाव नहीं किया तो सन 2050 तक जो हम ये काम कर रहे हैं ना, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, विकास विकास जीडीपी, तो उसी जीडीपी में 18% की कमी आ जाएगी अगर ये मौसम बदला तो। कैसे आएगी? आंधियां चलेंगी, बादल फटेंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट होंगी, तो लोगों के जो है वो जान माल का नुकसान होगा। लॉस और डैमेज एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, तो वो लॉस और डैमेज होगा। और इकोनॉमी में कितनी कमी आ जाएगी? ग्लोबल इकोनॉमी में 18% की कमी का अनुमान किया गया है। इसलिए मिशन लाइफ जरूरी है। मतलब पर्यावरण परिवर्तन को नियंत्रित करना या जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना अकेला सरकारों का काम नहीं है, ये लोगों और समुदायों का भी काम होगा। ये सारे प्रोजेक्शन इसके अंदर बताए गए। उसके बाद में कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा मिशन लाइफ को? 3 स्टेप पर। सबसे पहले लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, उनकी मांग में परिवर्तन आएगा। वो जो चीजें, वस्तुएं जो खरीदते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है, एक तो सबसे पहले उपभोक्तावाद से दूर हटकर मिनिमलिज्म पर आना, जितनी चीजों की आवश्यकता होती है उतनी ही चीजें खरीदना। दूसरा, वो सारी चीजें नहीं खरीदना जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान होता है, या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक हो गया, या फिर इस तरीके की चीजें जिनको बनाने के लिए पर्यावरण पर बहुत ज्यादा दबाव, जैसे जल प्रदूषण बढ़ता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है, क्लाइमेट चेंज होता है, बहुत ज्यादा माइनिंग करनी पड़ती है, तो लोगों की जो जीवन शैली है उसमें वो जो प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, उस डिमांड में परिवर्तन लाना, ऐसे प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड करना क्रिएट मार्केट में जो कि पर्यावरण हितैषी हो, पर्यावरण पर जिनकी वजह से कम नुकसान होता हो। दूसरा, जब कंज्यूमर डिमांड ऐसी करेंगे तो फिर सप्लाई लाइन में लोग वैसी चीजें बनाएंगे जो कंज्यूमर को पसंद आती है। तो दूसरा चेंज होगा कि जो इंडस्ट्री और फैक्ट्री में सामान बनता है वो पर्यावरण हितैषी हो, लोगों को डिमांड के अनुसार वो फिर नई चीजें पैदा करना। तीसरा, जब देशों की पॉलिसी मेकिंग होगी उसमें इस बात को स्पेशल ध्यान रखा जाएगा, भारत के अंदर भी और विदेशों में भी अगर वो अपनाते हैं तो, कि हम इंडस्ट्री को इस हिसाब से अप्रूवल दे, इस हिसाब से डिजाइन करे ताकि वो ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिससे कि पर्यावरण का नुकसान ना हो। या कुल मिला के पॉलिसी लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जब होंगी तो पर्यावरण का नुकसान मिनिमम होना चाहिए। ये सारी बातें इसमें कही गई है। तो इसका मतलब कितने चरण है? 3। लोगों के व्यवहार में बदलाव, इससे बाजार में बदलाव, और उससे नीतिगत बदलाव। और इससे क्या होगा? सतत विकास। बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए अगर बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, विकास करते हैं, तो वो विकास सतत विकास कहलाता है। ये अपने एक फ्लो चार्ट भी इसमें डाला अपनी पीडीएफ में कि लोगों की डिमांड में जब चेंज आएगा तो उसकी सप्लाई में भी चेंज आएगा, और ये डिमांड और सप्लाई में चेंज आएगा तो देशों की पॉलिसी मेकिंग में भी ये चेंज करवा देगा, है ना। तो ये तीनों चीजें अलाइंड है एक दूसरे के साथ में। अब ये जो मिशन लाइफ चलेगा उसमें नागरिकों से और समुदाय से लगभग 75 टाइप के कार्य करने की उम्मीद है, जिनको 7 थीम में बांटा गया है। ये 7 थीम कौन सी है? सबसे पहले, अपने जीवन शैली में ऐसी चीजों का यूज करो जिससे कम से कम कचरा पैदा होती है, रिड्यूस वेस्ट। दूसरा, अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या फिर और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम काम में लेते हैं तो उसको रिसाइकिल करवाना है। एक तो भाई अगर मोबाइल जो है वो रिपेयर होके काम चला सकता है तो उसी से काम चलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 महीने पहले मोबाइल लिया था, मुझे तो इसका रंग पसंद नहीं आ रहा, मैं नया मोबाइल लूं। भाई रंग पसंद नहीं आ रहा तो उसके ऊपर का डिब्बा जो आता है वो चेंज करवा लो, रंग पर पसंद आ जाएगा, अपनी पसंद का डलवा लो उसमें, मोबाइल चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार टीवी वगैरह ऐसे नहीं कि ये वाले आ गए हैं, फ्लैट पैनल वाले आ गए, उसमें तो ये विशेषता है और वो विशेषता है। अब बाजार को तो काम है बेचना, बाजार तो बेचेगा, और अगर बाजार बेचता है तो उस समय पर मान लो कि किसी व्यक्ति को उसके पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री ने उस नए प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर दिया, बस मुझे तो ये पसंद है, व्यक्ति अब झूठ बोले सच बोले, अब तो नया टीवी तो यही आएगा, इसने कह दिया है, मैं तो मानता हूं इसको। तो ऐसा नहीं करना है।
ई वेस्ट को कम भी करना और ई वेस्ट अगर होता है तो उसको रिसाइकिल भी करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है, साथ में सस्टेनेबल फूड सिस्टम को, अपने खाने पीने की चीजें जो है उनको इस हिसाब से ऐसी फसलें उगानी है जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहे, वो सारी चीजें। और सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या कह देना है, नहीं, नो मोर सिंगल यूज प्लास्टिक हम यूज करेंगे। पानी को क्या करना है, बचाना है, और साथ में ऊर्जा को बचाना है। इसलिए वादा करो अपने आप से, जब भी कमरे से बाहर निकलो, चाहे पीजी वाले ने बिजली का बिल नहीं लिया है तो भी लाइट बंद करके ही बाहर आओगे। अनावश्यक रूप से गर्मियों सर्दियों में हीटर नहीं चलाओगे, है ना। ठंड में हीटर चलाने ही नहीं देता है पीजी वाला, चलाने नहीं देता, देता है तो जब सोने का टाइम हो तो हीटर को बंद करके ही सोए। पूरी रात हीटर चलता रहे तो बिजली का खर्चा बढ़ता है, और बिजली का खर्चा बढ़ता है तो बिजली बनानी पड़ती है, और बिजली बनाने के लिए कोयला जलता है, और कोयला जलता है तो CO2 निकलती है ना। तो फूड हैबिट के अंदर भी जो ज्यादातर लोग जो शाकाहारी है वो पर्यावरण हितैषी जीवन शैली के मालिक माने जाते हैं, और शाकाहारी से भी ज्यादा अच्छे कौन लोग माने जाते हैं, वीगन। मांसाहारी लोग हैं उनका बर्डन सबसे ज्यादा होता है पर्यावरण पर। क्यों? क्योंकि मांसाहारी लोगों के लिए क्या पालने पड़ते हैं, जानवर। जानवरों को खाना खिलाना पड़ता है, और खाना खिलाने के लिए खेती करनी पड़ती है, और खेती करते हैं तो संसाधनों का बहुत सारा जो है वो होता है। अब वो मान लो कि 6 महीने साल भर जानवर पाला, इतना सारा चारा खिलाया, इतनी सारी सब चीजें, और एक दिन बट बात खत्म, रात भर में उसका खेल खत्म, इतनी सारी CO2 का उत्सर्जन हुआ, उसका क्या, समझ रहे। उसके बजाय सीधा प्लांट प्रोडक्ट जो खाता है तो उसके लिए जो शाकाहारी है, तो शाकाहारी जो है वो मांसाहारी से कम दबाव डालते हैं, पर शाकाहारी लोग मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, दूध के उत्पाद। वो पनीर की सब्जी भी खाते हैं, रसगुल्ले भी खाते हैं, और साथ में वो खाते हैं दूध वगैरह, दही वगैरह सब लेते हैं। तो दूध दही ये सब मिल्क प्रोडक्ट बनाने के लिए जानवरों का फिर से पालन करना पड़ता है। तो ये जो वीगन लोग हैं, ये वीगन लोग शाकाहारी से भी आगे की चीजें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जानवर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाते। जैसे मैडम मेनका गांधी है, वो ये कहती है कि भाई दूध वूध क्यों पीते हो, दूध जो गाय और भैंस देती है उस दूध के ऊपर अधिकार है उसके बछड़े का। हम तो जबरदस्ती उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करके उसको साइड करके वो दूध अपनी चाय और उन सब चीजों में काम में ले लेते। बनाते कि नहीं बनाते पागल गाय भैंस को? शुरुआत में दूध निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके बच्चे को आगे करते हैं, भाव अपील करते हैं उससे, और फिर साइड हो जा। एक बार दूध देना शुरू किया और फिर हमारी चाय कैसे बनेगी, हमारे रसगुल्ले कैसे बनेंगे, तो ये सारा दूध पी जाएगा, पहलवानी करनी है तेरे को, साइड कर देते हैं। तो मेनका गांधी जो है वो वीगन है, वीगन लोगों की वकालत करते हैं। तो सबसे पर्यावरण हितैषी जीवन शैली किसकी होती है, वीगन की। उसके बाद किसकी, शाकाहारी की। सबसे ज्यादा पर्यावरण पर भार कौन डालते हैं, मांसाहारी लोग। तो भोजन की आदतों में बदलाव करना है ना। उसके बाद हम बात करें कुछ भारत की पर्यावरण हितैषी परंपराएं, जैसे अपन परंपरागत रूप से पानी को बचाने का देश भर में अलग अलग जो है वो अपने ट्रेंड रहा है हमेशा से। वैसे भी भारत का जो व्यक्ति है उसकी जीवन शैली दुनिया के व्यक्तियों की तुलना में देखें तो पर्यावरण हितैषी है। क्यों? क्योंकि एक साल के दौरान जहां भारत का एक व्यक्ति 1.8 टन प्रति वर्ष CO2 का उत्सर्जन करता है, CO2 का उत्सर्जन करना उसका क्या कहलाता है, कार्बन फुटप्रिंट। वहीं पर दुनिया का औसत कितना है, 4.5 टन, है ना। तो अमेरिका का तो और भी ज्यादा। अमेरिका के लोगों की आदतें बहुत खराब है, बहुत गंदी आदतें हैं उनकी, है ना। तो अपने जो है वो व्यक्ति पहले ही पर्यावरण हितैषी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, प्लस पानी बचाने में तो बहुत ही ज्यादा अपने, ऐसे हम राजस्थान के लोग तो खास करके ऐसे नल वल बहता दिख जाए तो भी ऐसे जिद हो रहा होता है कि इसको बंद कर दे। पानी की कमी जो होती है और सब जगहों पर, जैसे राजस्थान और गुजरात में बावड़ी, तमिलनाडु में अंडर वाटर टैंक जिसको टंका कहते हैं, राजस्थान में जोहड़ बनाते हैं, चेक डैम बोला जाता है, नागालैंड में पहाड़ों से उतर के आता है, जाबो सिस्टम उनको कहा जाता है। अपने खाना वाना बनाने के लिए, सर्व करने के लिए, चाय पीने के लिए मिट्टी के कुल्हड़ या मिट्टी की बनी हुई हांडी या फिर ऐसे बर्तन, आटा वाटा लगाने के लिए सब मिट्टी का यूज किया जाता था, जो काम में बाहर हो जाए तो बायोडिग्रेडेबल है आराम से। अच्छा, अपन बाहर जो देखते हैं समोसे कचौरी वगैरह खिलाते हैं तो वो जो होते हैं पत्तों के दोना पत्तल उन सब में सर्व किए जाते हैं। बिजली की खपत कम होती है। अपनी बिल्डिंग बनाने के दौरान ऐसा होता है जो नेचुरली ठंडी रहे
या फिर सब जगहों पर दिन में सूर्य का प्रकाश आए तो कम लाइट जलाने की जरूरत हो, कपड़े हाथ से धोते हैं वॉशिंग मशीन के बजाय और उनको धूप में सुखाते हैं, क्योंकि एक बार तो कपड़े धोएगी वॉशिंग मशीन और उसके बाद सुखाने में भी तो बिजली खर्च होती है। वॉशिंग मशीन से क्यों सुखाए, अपने को तसल्ली नहीं होती है, फिर उसको झटकार के और बाहर धूप में जब तक नहीं डाले अपने को तसल्ली आती नहीं है। तो ये सारी पर्यावरण हितैषी जीवन शैली और प्लांट के ऊपर आधारित फूड और मोटा अनाज बाजरा रागी वगैरह ये सब अपन खाते हैं, तो ये ऑलरेडी अपने पर्यावरण हितैषी जीवन शैली के उदाहरण है। अब साथ में हम एसडीजी के साथ अलाइन करना पड़े अपने को मिशन लाइफ को, तो सबसे ज्यादा अलाइन होता है एसडीजी नंबर 12, जिम्मेदार उत्पादन और उपभोग, लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन लाना। बट इनडायरेक्टली एसडीजी 8, 11, 13, 14, 15 इनके साथ भी अलाइन होता है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भी पर्यावरण के साथ में जुड़े हुए हैं। अब देखिए कि 12 के साथ कैसे, तो 12 के साथ लोगों की जो उपभोग की आदतें हैं वो ऐसी हो जो पर्यावरण हितैषी हो, प्लस इंडस्ट्री फिर ऐसी सप्लाई करे जो पर्यावरण के ऊपर कम से कम बुरा प्रभाव जिनका पड़े, वो सारी बातें इसमें रखी गई है। तो कुल मिला के मिशन लाइफ को अगर अपनाते हैं तो एसडीजी को भी अपने को अचीव करना आसान होगा, इसी में मदद हो जाएगी, है ना। ये सवाल जो मिशन लाइफ पर बनता है उस सवाल को आप लिखें, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा लायक तो कोई अच्छा सवाल इस पे बनता नहीं है, तो मुख्य परीक्षा में आया हुआ भी है यूपीएससी में, वही सवाल हम कॉपी कर लेते हैं, लिख लेते हैं और इसको आप आंसर लिखो मिशन लाइफ को। तीन डायमेंशन बनाने, पहले मिशन लाइफ को इंट्रोड्यूस करना है, फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में कैसे मदद करेगा, और तीसरा डायमेंशन लेना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे सहायक होगा। लास्ट में कंक्लूड करना है 150 वर्ड्स, 150 शब्दों में लिखना है। तो पर्यावरण वाले जो टॉपिक है उसमें जो बदलाव हुआ, उसमें पहला आईएसए हमने कल पूरा कर लिया, मिशन लाइफ आज पूरा कर लिया। अब ये जो सीओपी सबमिट है ये बिखरा हुआ टॉपिक है, जैसे जैसे करंट में आएंगे, फाउंडेशन में तो अपन सीओपी सबमिट करवाते रहते हैं, जैसे जैसे बदलाव आएगा नई नई सीओपी होती जाएंगी, हम करंट में उनको लेते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे। प्लस उससे पहले भारत की जो लीडरशिप है कि पर्यावरण के मुद्दों में भारत की लीडरशिप क्या रही है, उसको लेकर एक दिन कॉम्प्रिहेंसिवली अपन और 2-3 पेज के एक अच्छे नोट्स तैयार कर लेते हैं कि 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत की क्या योजना थी, भारत का क्या रोल था, फिर रियो सम्मेलन में आते आते भारत ने क्या भूमिका निभाई, फिर उसके बाद में भारत के द्वारा जो बेसिक कोपेनहेगन अकॉर्ड में बना संगठन, उस बेसिक में भारत विकासशील देशों का लीडरशिप में शामिल हो गया। उसके बाद क्लाइमेट फाइनेंस के मुद्दे पर भारत मुखर हुआ। उसके बाद भारत ने आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ग्रुप बनाया। इसके साथ साथ भारत ने सीबीडी, यूएनसीसीडी और यूएनएफसीसीसी तीनों की सीओपी अपने देश में कराई, वो बहुत कम देशों में ऐसा संभव हो पाया। इसी प्रकार जो है वो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने रिप्रेजेंटेशन दिए, बहुत सारी चीजें। तो जितनी भी चीजें भारत की लीडरशिप में 1972 से लेके अब तक हुई है और समय के साथ उसमें क्या बदलाव आया है, उन सब को मिलाते हुए हम एक और टॉपिक पूरा कर लेंगे, तो जो चेंज हुआ है सिलेबस में वो अपना पूरा हो जाएगा, जो भी बदलाव इसमें हुआ है। तो इसी नोट के साथ में मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।